नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। अप्रैल महीने में शुरू हुई चारधाम यात्रा अब बस कुछ ही दिन की शेष है। ऐसे में देश विदेश से श्रद्धालु लगातार धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली के त्योहार के बाद धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार चारों धामों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यात्रा के दौरान हुई बर्फबारी, भारी बारिश और कड़ाके की ठंड भी लोगों की श्रद्धा को डिगा न सकी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 16 अक्टूबर 2023 तक चारधाम दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। धामवार शुरुआत से लेकर अब तक आंकड़ों की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम में लगभग 17 लाख 8 हजार, बद्रीनाथ में 15 लाख 90 हजार, गंगोत्री में 8 लाख 46 हजार, यमुनोत्री में 6 लाख 94 हजार और हेमकुंड साहिब में 1 लाख 77 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब जितना भी समय यात्रा में बचा है उसमें शासन प्रशासन की यही कोशिश है कि तीर्थ यात्रियों को किस तरह बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। बहरहाल अब प्लानिंग इस बात की करनी चाहिए कि कपाट बंद होने के बाद से प्रशासन के पास जो 6 महीने का वक्त बचेगा अगली यात्रा के लिए, उसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि पिछले बार अगर पिछले साल की यात्रा की बात की जाए तो कुल यात्रा में 46 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे, लेकिन अब 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है यात्रा में। और अभी जो आंकड़ा है 16 अक्टूबर 2023 का जो आंकड़ा उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया है उसमें यात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। 50 लाख 12 हजार के तकरीबन जो यात्री हैं वो तीर्थ यात्रा अब तक उत्तराखंड में कर चुके हैं चारों धामों के, जिसमें हेमकुंड साहिब भी एक तीर्थ है और यहाँ पर दर्शन के लिए लोग पहुंच चुके हैं। और इसी बीच तमाम व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की गई हैं। अब प्लानिंग इस बात की होनी चाहिए कि अगला जो तीर्थ समय होगा या तीर्थ यात्रा का समय होगा वो किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि साल दर साल जो है वो तीर्थ यात्रियों की संख्या चारों धामों में बढ़ती जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर हैं, जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और नरेशानंद नौटियाल तीर्थ पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, बधाइयाँ आपको इस बात के लिए कि इस बार जो है तीर्थ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे की यात्रा किस तरीके से होगी। दिव्या जी, यदि हम विगत 2 सालों की बात करें तो 2021 में लगभग 32 लाख तीर्थयात्री जो श्रद्धालु थे उन्होंने चारधाम की यात्रा की। 2022 की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 46 लाख के आसपास श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आए और इस वर्ष विगत 2 वर्षों का भी रिकॉर्ड पूरा ध्वस्त करते हुए 50 लाख 12 हजार तीर्थयात्री अभी 16 तारीख तक आ चुके हैं। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 71 लाख तीर्थयात्री और श्रद्धालु अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी लगभग 1 माह शेष है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार का जो आंकड़ा है वो 70 लाख 71 लाख को भी एक्सीड करने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है हर यात्रा से सरकार कुछ न कुछ उसमें जो भी कमियां रही या जो भी हम और बेहतर कर सकते थे, सरकार ने हमेशा बेहतर की तरफ, बेहतर पायदान की तरफ कदम रखा। पिछले से नसीहत लेते हुए आगे को और ज़्यादा बेहतर करना, ताकि जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ उत्तराखंड की धरती पर आते हैं एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर जाएं कि सरकार बेहतर काम कर रही है। वहाँ के
वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी थी। वहाँ पर भोजन की कोई कमी नहीं हुई, वहाँ पर रुकने की हमको कोई कमी नहीं हुई। वहाँ पर दर्शन के लिए प्रॉपर लाइन में हम लोग दर्शन कर चुके, कोई भगदड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। इस प्रकार का जो सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करी, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कोटि कोटि उसका लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। जिस तरह से हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो डॉक्टर्स और उनका पूरा तमाम बेड़ा डिप्लॉय किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होती है तो उसकी जांच हो, और प्रॉपर टेस्ट तक की व्यवस्था थी, वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था थी, इक्विपमेंट्स की व्यवस्था थी। और मैं सोचता हूँ जो आने वाला जो समय है, जी 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ से अधिक होने वाली है। दिव्या जी, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हमारी चारधाम यात्रा है उसको हम 2-3 उससे देखते हैं। एक तो आस्था से जुड़ा है, तमाम देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ एक मामला है। दूसरा, जो हमारा यात्रा रूट है, यात्रा रूट पर जितने तमाम हमारे लोग रहते हैं, उनकी आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। हम इस यात्रा को देखते हैं, क्योंकि उनके लिए एक लाइफलाइन है, लाइफलाइन का काम करती है। उनका रोजगार और उनके रीढ़ की रोजगार की रीढ़ है। जितने अधिक श्रद्धालु आएंगे वो लोग उतने ही उनका व्यापार समृद्ध होगा, उतना ज्यादा व्यापार मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा, और यहाँ की जो आर्थिकी है उसी अनुपात में समृद्ध होगी। और ये तो चारधाम की बात है। जिस तरह से माननीय मोदी जी के द्वारा जो हमेशा देवभूमि से उनका जो विशेष लगाव है, उन तमाम जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जो दुर्गम यात्रा है, जहाँ 7-8 घंटे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा में पैदल चलना पड़ता था, और एक जो थकान होती थी, उन सब चीजों को एक संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए उन्होंने जो रोपवे की जो व्यवस्था करी, मैं सोचता हूँ आने वाले कुछ ही समय में जो रोपवे का निर्माण जब हो जाएगा, तो ये जो 7-8 घंटे की पैदल यात्रा है, मात्र 20 से 40 मिनट के अंदर सीमित हो जाएगी, और दुर्गम यात्रा सुगम में परिवर्तित हो जाएगी। मैं सोचता हूँ उससे हमारे जो श्रद्धालुओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होगी, और मैं सोचता हूँ वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी। सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा बढ़ा है पिछले बार के तुलना में, वो अच्छा संकेत है यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से, तीर्थाटन के लिहाज से, लेकिन अदरवाइज जो करंट सिनारियो बन रहा है उसमें आपका एनालिसिस क्या कहता है? गए हैं, इसमें 205 यात्रियों की मौत का शामिल नहीं किया, उसे नहीं बता रहे हैं कि 200 इस यात्रा में जो अभी 4-5 महीने हुए हैं उसमें 205 यात्रियों की मौत हो चुकी है, और सबसे ज्यादा 98 केदारनाथ में हुए हैं। उसके बाद 34 यमुनोत्री में, 33 बद्रीनाथ में, इस तरह से मौतें हुई हैं। ये बताने की कोशिश नहीं की जाती। दूसरा पक्ष ये है कि आपने सुना होगा, हर कोई जानता है कि कोई यात्री 1 धाम यात्रा करता, कोई 2 धाम यात्रा करता, कोई 3 धाम यात्रा करता, कोई 4 धाम यात्रा करता, और मैक्सिमम 2 धाम यात्रा तो सभी करते हैं। आप समझिए, जिसका रजिस्ट्रेशन केदारनाथ में हुआ होगा, उसी का रजिस्ट्रेशन आपने बद्रीनाथ में भी किया, तो उसको 2 बार जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? ये किसी से भी पूछो, ऋषिकेश में पूछो, आप हरिद्वार वाले से पूछो कि जहां से गाड़ियां बुक होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं जी। 1 धाम, 2 धाम, 3 धाम, 4 धाम के नाम से बुक होती हैं। कम से कम 1300 किलोमीटर का ये रास्ता है, वो उसमें टैक्सियां बुक होती हैं, उसमें आपके बसें बुक होती हैं, आपके जीपें बुक होती हैं। इसका मतलब ये एक ही आंकड़े को कई बार जोड़ा गया है। मतलब मैं एक बार जहां भी जाऊंगा, मैं अगर 2 धाम यात्रा करूंगा तो मेरी आमद 2 जगह
दर्ज कर दी गई है। एक, वो क्यों की गई है? हम्म इसलिए बढ़ाने के लिए। हम्म और यात्रियों को बढ़ाने की मतलब अभी कल्पना करो, 1 करोड़ की बात करें, हम्म उससे ज्यादा विनाशकारी हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है हम्म हमारे साथ किससे उम्मीद कर, क्या क्या हो रहा है ये? हम्म केदारनाथ में आपने समझा नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया केदारनाथ में। हम्म हिमालय पर जितनी कम भीड़ होगी उतना हमारे हित में है, जी पूरे इस प्रदेश के हित में। इतनी आपदाएं हैं, अगर करोड़ों लोगों को आप हिमालय पर भेजेंगे, हम्म इस बार मालूम क्या हुआ? हम्म आपने, हमने कई बार दिया है वो बद्रीनाथ में जो एसटीपी होता है, जी जिसमें लोगों का मल जल होता है, सड़क फ्लश वगैरह जो होता है, वो जमा होता है, जब ज्यादा एक्सीड कर गया उन्होंने अलकनंदा में डाल दिया उसको। हम्म मतलब बद्रीनाथ में ही अलकनंदा में लोगों को टट्टी पेशाब डाल रहे हैं। हम्म लाखों हजारों, मतलब कम से 20,000 25,000 लोग एक दिन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम्म उनका वो अलकनंदा में आ रहा है। दूसरा, हर चीज की आप किसी किसी भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट से पूछिए जी कि अगर इतने करोड़ की इतनी बड़ी संख्या में लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे तो वहां की स्थिति का क्या होगा? हम्म भविष्य में कितनी बड़ी आपदाएं आएंगी। मतलब केदारनाथ तो भूल गए लोग। जी फिर क्या किया केदारनाथ में? जितने लोगों ने भाई यात्रियों की सुविधा के लिए बना दिया, नदी किनारे बना दिया, इधर बना दिया। ऊपर उस दिन भी जो है केदारनाथ में इतने लोग ठहरे हुए नहीं होते, इतने लोग नहीं मरते। हम्म तो ये देखा नहीं जा रहा। जितनी हमारी कैपेसिटी है हमारे तीर्थों की, ये सही है कि ये हमारी जो है ना आर्थिकी की लाइफ लाइन है, उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। इसमें कई लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से देखो, दूसरे दृष्टि से देखो, जी जुड़े हुए हैं। तो आर्थिकी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिकी का मतलब ये मतलब नहीं कि मुर्गी का पेट आप एक दिन में फाड़ डालो और सारे अंडे निकाल लो। ये वैसी बात होगी। हमारे मतलब हमारे शासकों को कब अकल आएगी? एक बार वो देखा हमने, उसमें पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 50,000 वहां चले गए नंदा देवी ऊपर, नंदा जात और वहां से लोगों ने ब्रह्म कमल उखाड़े, किसी ने कुछ जड़ी बूटियां उखाड़ के ले आए, इसने सत्यानाश कर दिया पर्यावरण का। तो तीर्थाटन के साथ भी हमें अपना पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल इकोलॉजी का भी देखना कि इकोलॉजिकली इतना सेंसिटिव है हिमालय। आप हिमालय पे जितने ही ऊपर जाते हैं उतना सेंसिटिव हो जाता है। तो इसके लिए ये बड़प्पन की बात नहीं है कि साहब इतने यात्री आ गए। सुन लीजिए, मैं कई सालों से ये कवर कर रहा हूँ। मैक्सिमम यात्री बद्रीनाथ जाते थे 9 लाख, और इस बार आप कितना बता रहे हैं? मेरे ख्याल 18-19 लाख, जस्ट डबल हो गए। 15 और कुछ सालों पहले का 10-20 साल पहले तक वहां 1-2 लाख भी नहीं जाते थे। इतने ज्यादा लोगों को ऊपर जाएंगे, इतनी गाड़ियां कितनी गई? अब मैं बता रहा हूँ, गाड़ियां लगभग बद्रीनाथ 2 लाख चली गई। अब गाड़ियां, अब ये देख लो इकोलॉजिकली, आप देख लो, आप जब पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं कितने फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाते हैं? देहरादून में थर्ड गियर फोर्थ गियर में चलाते हैं। जब फर्स्ट गियर सेकंड गियर, स्पीड क्या होती है आपकी? मैक्सिमम 20 होती है, घूम होते हैं। तो आपका क्या उससे इमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा निकलेगा, तो बाकी गैसें ज्यादा निकलती नहीं निकलती? उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, उस क्या क्या लोकल वार्मिंग होगी नहीं? ग्लेशियर उससे अब सीधा बद्रीनाथ का मतलब सतो पंथ की जड़ में आप जा रहे हैं। ठीक है। उतना प्रभावित होगा, इतने लोगों को जाने, आप उसको बहुत बड़ा उपलब्धि माने। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कोई चीज, हर चीज की कोई सीमा होती है। ठीक है सर, हर सवाल चीज लेंगे। मतलब सीमा का उल्लंघन करोगे तो केदारनाथ जैसे आपके होंगे, वैसे भी आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में इतना तोड़ फोड़ हो गया। सर किसी साइंटिस्ट से, किसी भी साइंटिस्ट से पूछो, जियो साइंटिस्ट से पूछो कि वो जो तोड़ फोड़ जो हुई है उसका क्या असर भविष्य में होने जा रहा है। ठीक है सर, उस बात तो का ये भी सारी सवाल लेंगे जी। नरेशानंद नौटियाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आप इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? तीर्थ पुरोहित के तौर पर कितनी सफल यात्रा आप ये मानते हैं जो आंकड़ा आपके सामने रखा गया है? जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दिव्य दर्शनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जब भी इस प्रकार की डिबेट करते हैं तो हमें अवश्य इसमें शामिल करते हैं। पूर्व में भी जब यात्रा शुरुआत हुई थी तो हम यात्रा की शुरुआत में भी इसी विषय पे हमने चर्चा की थी कि यात्रा कैसे चलेगी जी। और मैं तो भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के आशीष वचनों को एक धर्मावलंबी होने के साथ साथ ये अवश्य कहूंगा कि ये हमारी सनातन धर्म की आस्था पे
लोगों का एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ ही ये सनातन धर्मियों की जो आस्था है वो विगत नित्यांत बढ़ती गई है जी। किंतु इसमें दो तीन बातें जो मैं भी सुन रहा था दोनों वक्ताओं के मुझे ठीक से जो भी सुनाई दिया जी। उन्होंने कहा कि ये सब इतना धीरे धीरे बढ़ेगा, ये होगा और उससे जो है लाभ होगा। लाभ हम किस रूप में देखें? आप ये देखिए, बद्रीनाथ में और केदारनाथ में, बद्रीनाथ में पंडा पुरोहितों ने बाजार बंद करवाया सीजन की शुरुआत में ही, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी। पूरा बद्रीनाथ खोद डाला था जी। आपने उसमें देखा होगा, पूरा बद्रीनाथ खोद डाला था और उसमें पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। मलमूत्र का, जैसे अभी वो पत्रकार जी कह रहे थे जय सिंह रावत जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि सारा मलमूत्र जो है अलकनंदा में डाला गया और इस बात को हमने वहां पे रेज किया था। हमने कहा था इसमें, वहां के डीएम और अधिकारियों को हमने इसमें सचेत किया था, अगर इसी तरह से जाएगा तो तुम्हारा जो गंगा अभियान वाला जो गंगा की जो अविरलता को बनाए रखने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका आपने केवल जो है व्यर्थ ही लोगों का पैसा बर्बाद किया है। आपने देखा होगा कि जितनी भी वहां पे धर्मशालाएं थी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की, वो सारी की सारी धर्मशालाएं ध्वस्त कर दी गई। जो गरीब बेचारा यात्री आया, वो यात्रा पे आकर के और सड़क पे सोने को मजबूर हुआ है। और हमने इसी सीजन में भी देखा कि जो है ये बार बार कहते थे कि आलू से सोना बनाने वाली बात, हमने जो है सोने, बद्री विशाल जी का सोना पीतल बनते हुए देखा, केदारनाथ बाबा का सोना जो है पीतल बनते हुए इसी सीजन में देखा। वहां की समस्याओं के लिए भी वहां के तीर्थ पुरोहितों ने, हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया और अभी तक भी हम आंदोलन में बैठे हुए थे और बद्रीनाथ में भी आमरण अनशन तक की कार्रवाई हुई, जिसमें योगेंद्र सिंह जो है, जो वहां पे संयुक्त मजिस्ट्रेट और सीईओ बद्री केदार मंदिर समिति के थे, उनके साथ हमारा जो है एक एग्रीमेंट हुआ कि हम यात्रा के और जो ये वहां के स्थानीय हक हकूकधारी हैं, जो वहाँ के पंडा पुरोहित लोग हैं, उनके रहने की सही व्यवस्था और सही उनकी वो करेंगे। लेकिन आज तक उस पे भी कोई काम, कपाट बंद होने वाले हैं जी। अब मुश्किल से जो है आपका 22 से 25 दिन शेष रह गया है, 32 से 35 दिन शेष रह गया है, लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। केदारनाथ जी में जो हेलीकॉप्टर की अव्यवस्थाएं हुई, उसमें जो धांधलियां हुई टिकटों के बंटवारे में, उसमें सरकार कहाँ थी? सरकार ने कहीं पे भी कोई मतलब अपनी जो है तत्परता नहीं दिखाई। सरकार ने तत्परता सिर्फ जो है वो सोने को छिपाने में तत्परता दिखाई है और किसी में उसमें जो है सरकार ने अभी तक कोई तत्परता अन्य इसमें किसी उसमें नहीं दिखाई। जोशीमठ विगत जो है 1 साल से बह रहा है, डूब रहा है, टूट रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। वहां पर यात्रियों की एक आमद नहीं थी, यात्री वहां रुकने को तैयार नहीं था। उत्तराखंड सरकार ने ना तो वहां की जितनी भी जांच रिपोर्टें थी उसको सार्वजनिक किया और ना ही जो है उसके ऊपर कोई ये कहा कि हम जो है इसको सुरक्षित यात्रा के लिए आप जोशीमठ में रहें, स्टे करें। कोई जोशीमठ वालों को कुछ नहीं मिला। कुछ भी जोशीमठ के जो होटलियर थे, जो वहां के स्थानीय निवासी थे, जो वो थे जो ये कह रहे थे कि कारोबार बढ़ा है, ये बढ़ा। आर्थिकी किसकी बढ़ी है? आर्थिकी अगर बढ़ी है तो किसकी बड़ी है जब वहां के स्थानीय लोगों को कुछ मिला नहीं है? ठीक है, पुरोहित जी इसे सवाल के तौर पर उठाएंगे। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सवाल चारधाम को लेकर उठाए हैं, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सरकार बेवजह अपनी पीठ जो है ठोक रही है कि 50 लाख यात्री आ गए। या एक ही यात्री की कई बार गिनती कर 50 लाख का आंकड़ा सरकार ने जरूर पहुंचा दिया और अपनी पीठ ठोक दी। अभी स्वामी नरेशानंद जी ने जो गंभीरतम सवाल उठाए हैं वो मौजा सवाल हैं और वो सत्य उन्होंने अपने विचारों में प्रकट किया है कि कितनी अव्यवस्थाएं रही हैं। लोगों बढ़ता मौतों का जो आंकड़ा है वो सरकार की पोल खोल रहा है। पंडों की या पुरोहितों की जो हड़ताल थी, जो उनका आक्रोश था वो व्यक्त हुआ है। उन्होंने सरकार की जो तमाम अव्यवस्था है और जो सरकार का कुप्रबंध था उसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान खींचा है जी। और सरकार बेवजह, सरकार ने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया था। यात्री तो
चार धाम यात्राएं परंपरागत रूप से हमेशा चलती रही है, पर उनका जो स्वागत टूटी हुई सड़कों, कूड़े के ढेर, बिजली पानी की समस्याओं की तरफ जो स्वागत हुआ उनका, वो उत्तराखंड की छवि को धूमिल किया है। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है नरेशा नंद जी ने कि सोने को पीतल बनाने का एक रिपोर्ट लिखाना, फिर उस रिपोर्ट का खंडन करना, गुल्लक में पैसे, दानदाताओं के पैसे के ऊपर QR कोड बनाया नहीं बनाया, किसने लगाया, कब लगाया, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं। इस पर सरकार पीठ कितनी ठोक ले, पर सरकार ने उत्तराखंड की जो छवि है, चार धाम यात्रा पे जो पट्टा लगाया है, उसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ सरकार ने बड़े दावे किए थे कि वो चार धाम यात्रा रूट पर विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं उन पर भी लोगों को ले जाएगी। वो पर्यटन स्थल कहाँ गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर भी मैं समझता हूँ सरकार सफाई देने में असफल रही है। सोने का पीतल बनना, QR कोड पर दान लेना, ये तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिससे सरकार की पोल खोलती है। मैं समझता हूँ सरकार को यदि 50 लाख लोगों की कल्पना करते हैं और ये आए हैं, तो सरकार को अपने कुप्रबंध को भी उचित ढंग से सुलझाना चाहिए। जो तमाम अव्यवस्थाएं यात्रा रूट पर रही हैं, उसको ठीक करना चाहिए। यदि यात्री आता है और वो धक्के खाते हुए घूमकर चला जाए तो उससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है। पर्यटन और चार धाम यात्रा हमारी लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, पर यदि इस रीढ़ को अव्यवस्थित किया जाएगा, इसका कुप्रबंध किया जाएगा, तो पूरे उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है, हमारी आर्थिकी भी खराब होती है, ऐसा मेरा मानना है। और स्वामी नरेशा नंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। उन्होंने पूरा नक्शा जो है वो आपके सामने रखा, और मैं समझता हूँ सरकार को उनके उठाए हुए सवालों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और जो कुव्यवस्था और कुप्रबंध है उसको सुधारना चाहिए। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, हम एक तरफ बात करते हैं कि इतना आंकड़ा बढ़ गया है, जो अच्छी बात है, आपने जिससे कहा हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी कमियां रही हैं चारधाम यात्रा के दौरान, चाहे मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बताया गया है या फिर अन्य अव्यवस्थाएं जो नरेशानंद पुरोहित जी ने बताई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, उस पर क्या क्या काम किया गया? दिव्य जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, पिछली जो भी छोटी मोटी कोई भी कमी रही, वो कमी रिवाइव ना हो, उस कमी को हम लोग कैसे पूरी तरह से दूर करें, इसके ऊपर सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया। और इस बार आप देखिएगा जो हमारी स्टेइंग कैपेसिटी है उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे बढ़ाने का काम किया। कुछ जो स्थायी हमारे पास होटल्स और गेस्ट हाउस और तमाम धर्मशाला या कुछ भी जो स्थायी रहने का या होम स्टे ने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई है अपनी, जिससे एक तरफ जो हमारा स्थानीय निवासी हैं उनको घर बैठे रोजगार मिला, वहीं जो हमारे श्रद्धालु उनको अपना रहने का, सर छुपाने का एक ठिकाना मिला। और मैं सोचता हूँ दोनों को ही, श्रद्धालु को भी लाभ हुआ है और स्थानीय निवासियों को भी लाभ हुआ है। और ये जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना स्टे होम थी, तो वो भी पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। इससे हम लोग जो पलायन को रोकने की और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उसको भी बल मिला है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल सर आपसे पूछती हूँ कि अभी जो आपने जो कहा होम स्टे योजना है, अभी पुरोहित जी ने जो सवाल उठाया कि वहाँ पर जो रास्ते में धर्मशालाएं थी छोटी छोटी, उन्हें ध्वस्त किया गया है। आप कह रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जिस जगह की जितनी धारण क्षमता होगी उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं जूलॉजिकली अगर बात करें तो? देवी जी देखिए, जूलॉजिकली अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, जिस जगह पे जितनी स्टेइंग कैपेसिटी है, कुछ होता है जैसे टेंटिंग होता है, टेंटिंग करके ये एक तरह से अस्थायी व्यवस्था कर देना, जिससे दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो लोगों को रहने का एक आश्रय मिल गया और जगह मिल गई, दूसरी तरफ पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोनों चीज का सरकार के द्वारा
पूरा ध्यान रखा गया। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है। जी। और जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, जिस तरह मेरे कांग्रेस के मित्र हमारे बड़े भाई अग्रवाल साहब ऐसा बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। आप भाई साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने सरकारें देखी हुई हैं, सरकारें चलाई भी हैं, और इस तरह से आपको बिल्कुल थ्रू अवे सफ़ेद झूठ बोल देना, मैं सोचता हूँ शोभा नहीं देता। 2013 की त्रासदी भी आपने देखी, उस समय आप सरकार में ही थे। किस तरह से 2013 में जो त्रासदी हुई, सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बन के सब कुछ देखती रही। 3 दिन तक इन लोगों ने होश नहीं लिया, वहाँ का सुध नहीं ली कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। श्रद्धालु बेचारे अपनी जान गंवा रहे थे और ये लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम इस और बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका 4 धाम की तरफ एक विशेष ध्यानाकर्षण करते हुए वो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे रोपवेज की बात करें, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, आने वाले समय में जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि 2030 में हम 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। तो यात्रा कैसे सुरक्षित और सुगम हो, उसके लिए जो है हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम जैसे पूर्ण होगा तो उनको एक तो दूरी कम होगी, यात्रा सुरक्षित होगी, और जो बहुत तेजी के साथ लोग आएंगे, और उनको जो स्टेइंग कैपेसिटी की जो अभी आपने जूलॉजिकल की बात करी है, तो देखिए जितनी वहाँ पर धारण क्षमता है, जितने वहाँ के जो ज़मीनें हैं वो उनकी कैपेसिटी क्या है, वो 1 मंजिल के लिए पर्याप्त हैं, 2 मंजिल के या 4 मंजिल के। तो उसी हिसाब से जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जो तमाम सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, उसी के आधार पर इस तमाम निर्णय लिए जाते हैं। और जैसे जिस समय रोपवेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ ये जो स्टेइंग कैपेसिटी वाला एक बड़ा सवाल है, ये अपने आप ही इसका एक निवारण हमको मिलेगा। नरेशानंद नौटियाल जी, आपने जितना भी सुना अभी संजीव जी को, जो उन्होंने बातें कही हैं, आपने खुद भी जो समस्याएं बताई हैं, क्या शासन प्रशासन के सामने आप लोगों ने ये समस्याएं रखी हैं और आपको वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला है? देखिए दिव्यदर्शनी जी, हम समय समय पर सरकार को आगाह करते रहे, जिसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं कि अभी तक भी पंडा पुरोहित जो है अनशन पे बैठे हुए हैं केदारनाथ जी में। और हमने सरकार से समय समय पर लगातार वार्ताएं की हैं, धामी जी से भी हम मिले थे, और पर्यटन मंत्री जी तो कहाँ हैं हमें पता ही नहीं, धर्मेश्वर पर्यटन मंत्री जी कहाँ हैं हमें उनकी जानकारी तक नहीं है। वो प्रवचन के लिए कभी जो है विदेश चले जाते हैं, कभी जो है मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रदेश जो है वाकई में जो है 4 धाम बद्री विशाल की कृपा से ही चल रहा है, सरकार से नहीं चल रहा है जी। क्योंकि सरकार की स्थिति विगत समय से लेकर के और अभी तक हम जो देख पा रहे हैं, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि सरकार के मंत्रियों का केवल जो है अपना स्वागत और सत्कार बद्री विशाल जी में तो करवाने का इच्छुक हैं, लेकिन बद्रीनाथ जी की जो मूल समस्याएं हैं, केदारनाथ जी की जो मूल समस्याएं हैं, गंगोत्री यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की जो मूल समस्याएं हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान अभी तक भी नहीं गया है। आप देखिएगा दिव्यदर्शनी जी, जब अगले वर्ष की यात्रा प्रारंभ होगी, तब भी हम इस पे डिबेट करेंगे और इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। भगवान बद्री विशाल सबको सुरक्षित रखे, सबकी आयु में वृद्धि करे और नारायण की पुण्य में दर्शन प्राप्त हो। और जब हम पुनः इस विषय में चर्चा करेंगे तो आप अवश्य देखना, तब भी ये जितने भी वहाँ पे सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, उन्होंने केवल अपने नेताओं के गुणगान करवाने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि
अभी तो केवल 11-12 लोगों को राज्य मंत्री का पद मिला है, बाकी के और मिलने बाकी हैं। तो जैसे जैसे यात्राएं प्रारंभ होने शुरू होगी तो ये मंत्रियों के और गुणगान शुरू करेंगे, लेकिन इन पे मूलभूत सुविधाओं की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं होगा। मैं इसमें हमारी तो उम्र गुजर गई है यहाँ देखते देखते। पहले गैस की समस्या इस बीच जो है, शुरू में जो है जब हम वहाँ पे थे तो हमें गैस सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं हो पाया। दिव्य दर्शनी जी, गैस सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं हो पाया। हमारे पिछले वर्ष जब इन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ करी, सारा स्थान तोड़ करके जो है हमारे सामान को सड़क में फेंक दिया गया, तो कई सामान तो हमारे लापता थे उसमें से। इस पे बात करते, क्योंकि अब ये तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनसे आप पूछिएगा कभी जाकर के, उनसे तो बात ही नहीं करने देते हैं ये लोग। ठीक है, या तो वहाँ जी मैं जयसिंह रावत जी आपके पास आऊंगी। सनातन अलग चीज है, पॉलिसी मेकिंग अलग चीज है। एक हमारे चारधाम यात्रा एक हमेशा से चली आई है, मान्यता भी है, लेकिन जब वहां पर श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से तो वो पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा हो जाता है। आप किस तरीके से आगे आने वाली प्लानिंग देख रहे हैं? बढ़ती संख्या, 1 करोड़ की संख्या जो आपने बोली वो ड्रास्टिक डेवेस्टेटिव होगी, क्या किस तरीके से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे? एक तो 1 करोड़ यात्रियों को बद्रीनाथ केदार ले जाना की सोच ही डिसास्ट्रस है। मतलब इससे खतरनाक सोच कोई हो नहीं सकती है। हिमालय जैसा इतना फ्रेजाइल सिस्टम है, वहां आप कहेंगे हरिद्वार की तरह या उसकी कुंभ इलाहाबाद कुंभ की तरह वहां कुंभ का मेला कर दो, इतने लोगों को इकट्ठे कर दो, ये सोच भी बेहद मतलब गैर जिम्मेदाराना खतरनाक है। दूसरी बात, मेरा सुझाव ये है, हम्बल जो सबमिशन है उत्तराखंड सरकार से, कि आप चारों धामों की पहले कैरिंग जो कैपेसिटी है, अभी जब जोशीमठ हुआ ना ये आपदा आई, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने कई जगहों की कहा कि भाई देखिए जो हमारे जो टाउनशिप हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी देखी जाए, जितने भी हैं, किया वो अब शुरू किया या नहीं किया, लेकिन अच्छी सोच थी है। अब इनकी जितनी भी कैरिंग कैपेसिटी है उसको देखो, उस हिसाब से यात्रा को कंट्रोल करो। ये निश्चित रूप से बद्रीनाथ हिंदुस्तान 4 धाम है ना, 4 धाम, 4 धाम जो देश के 4 कोनों पे 4 धाम है, ये सबसे बड़ा धाम है। और ये तीर्थ भी है, धाम भी है। लोग वहां अपने पितरों का करने भी जाते हैं, क्रिया कपाल क्रिया वगैरह करने भी जाते हैं, इसलिए तीर्थ भी है, धाम भी है। और हिमालय की वजह से इसका महत्व और उससे ज्यादा है। लेकिन कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, एक तो ये देखिए। दूसरी बात यह है कि बजाय ये फर्जी आंकड़े पेश करने के, आप ऋषिकेश में जो, बल्कि आपको भी, आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं अभी बता देता आपके, वास्तव में कितने यात्री गए हैं 4 धाम, कितने केदारनाथ गए हैं, क्योंकि जो बसें जो बुक होती है ना, तो संयुक्त रोटेशन वाले हैं ऋषिकेश में, वहां से बुक होती हैं, जीपें भी वहीं से बुक होती हैं, आपके बाकी जो टैक्सियां हैं वो भी सारे, और वो यूनियन है उनके वहां पर, उन यूनियन वालों से आप पूछ सकते हैं कि कितने इस बार गए। उसके अलावा थोड़ा बहुत बुकिंग आपके हरिद्वार से भी होती है। तो तब आपको एक्चुअल, जब आपके पास डाटा असली होगा, फिर आप प्लानिंग कर पाएंगे। हाँ ये है, बिल्कुल। और अगर इस तरह फर्जी डाटा तैयार के हिसाब से आप प्लानिंग भी जो आपकी होगी वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इसलिए आपके पास, सरकार के पास जिसने प्लानिंग करनी है, उसके पास असली आंकड़े होने चाहिए, और असली आंकड़े, ये फर्जी आंकड़ों से काम नहीं चलता, ये करना चाहिए। दूसरी, हिमालय का जो अभी इतना बड़ा वो आ गया आपका, हिमालय पर आपको देखो केदारनाथ से ऊपर जाके बादल फट गया, आपको पता होगा या बाकी लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, हिमालय पर जितना हम ऊपर चढ़ते हैं तो एक क्या कहते हैं 100 मीटर पर 1 मिलीमीटर बारिश कम हो जाती उच्च हिमालय में, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां बारिश होती ही नहीं है। वहां पे जो बादल जाते हैं तो बर्फ के रूप में बरस जाते हैं, वहां बादल नहीं जाते हैं। 2013 में उस जगह बादल फटा है जहां बारिश होती नहीं। वही, और हुआ क्या कि केवल केदारनाथ में नहीं हुआ, आपके टोंक से लेके काली सारदा तक के बीच जितने
नदी नाले थे वो सारे उफान पे चले गए। तो ये जो हमारा लोकल वार्मिंग जो होती है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना, दूसरा लोकल वार्मिंग इसलिए हो रही है कि मैंने कहा कि इतनी गाड़ियां ऊपर जा रही हैं, उनसे ज्यादा लोकल वार्मिंग इमिशन हो रहा है। जो गैस का इतनी एमिशन कर रही है उससे भी लोकल वार्मिंग हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ठीक है, यात्रा मेंटेन करो, बेहतर जाए, लोग यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाएं। हमारी आर्थिकी के साधन है, कई चीजें हैं, लेकिन आप हवा में मत करो, प्लीज हवा में मत करो। ठीक है, आप प्लेन वे से चलो। आपको पता है बद्रीनाथ में जो पवित्र धारा है, एक धारा का नाम है क्रोम धारा। ये हमारे पंडित जी नौटियाल जी बताएंगे। दूसरी थी प्रहलाद धारा, जो उनका महत्व है। वहां पर लोग उनका अभिषेक होते हैं, वो पूछिए जरा नौटियाल जी से पूछिए कि उनका महत्व, वो गुम हो गई। बिल्कुल, क्योंकि जब वहां ऐसे बेतहासा खुदाई की गई, इधर बामणी गांव की तरफ से लेके ऊपर तक आपका अलकनंदा का दोनों जो आपके किनारे खुद डाले आपने, तो जो टिके हुए थे ऊपर से जो पानी आता था या जो बड़े बड़े बोल्डर थे वो तो डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरह छेड़छाड़ मत करो बिना साइंटिस्ट। केदारनाथ में भी वही हो गया। केदारनाथ आप जानते हैं, सब जानते हैं कि वो एक डेब्रिस पर, मलबे पर बसा हुआ है केदारनाथ। उस पर भारी भरकम निर्माण करेंगे, इतना बोझ पड़ेगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, फिर एक बार फिर होगा केदारनाथ जैसे। जी ठीक है, तो जो भी करना है प्लानिंग करनी सब कुछ जरूरी है, लेकिन प्लान करके जो भी करो आगे बढ़ो। सुरेंद्र अग्रवाल जी, यहाँ पर प्लानिंग की जब बात हो ही रही है, आपको बीइंग ऑपोजिशन, क्योंकि आप लोगों के समय में जब सरकार थी तब भी यात्रा ये चली है, अब जो यात्रा में आप लोग सवाल उठाते हैं, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये समस्याएं तो हैं, कौन से ऐसी की पॉइंट्स हैं जिस पर आपको लगता है कि सरकार प्रशासन को फोकस करना चाहिए अगली बार की यात्रा के लिए? हिंदू हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जयश्री रावत जी, उन्होंने उठाए हैं। हमारे पंडा पुरोहितों की तरफ से स्वामी नरेशानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, और हमारे भाजपा के बहुत मेरे प्रिय अनुज जो हैं उन्होंने सरकार का पक्ष भी रखा है। और सबसे बड़ी बात 2013 आपदा की बात भी उन्होंने करी है और बड़ा अच्छा किया उन्होंने। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ उनके सुंदर भविष्य की कामना के साथ कि 2013 की जो सरकार के सोने का आरोप लगाया, ये आरोप तो उनके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी, उस समय पार्टी अध्यक्ष भी थे भाजपा के, उन्होंने तो विधानसभा के अंदर लगाया था कि सरकार सो रही थी। और जिस सज्जन पे ये आरोप लगाया गया था कि आपदा का हत्यारा है, सन ऑफ सरदार है, वो सज्जन तो वो भाजपा के मुकुट हैं, भाजपा में विराजमान हैं, सुशोभित कर रहे हैं भाजपा को। निश्चित रूप से उस समय जो लापरवाही हुई, और वो बड़ी भयंकर लापरवाही थी। आपदा का हत्यारा विधानसभा के अंदर अजय भट्ट जी ने उनको कहा था, और वो आज भाजपा में जी। और बड़े पार्टी कांग्रेस थी। और भी बात कही गई है श्रीमान जी, पार्टी कांग्रेस थी। रावत जी के नेतृत्व में यात्रा आरंभ हुई और हमने लगातार कहा था कि हम यात्रा आरंभ कराएंगे और सुगम और सुरक्षित यात्रा शुरू कराएंगे। उस समय भाजपा के तमाम नेतागण ये कह रहे थे कि चार धाम यात्रा पे जो भी आए वो सर पर कफन बांध कर आए। हमने सुरक्षित और सुगम यात्रा संभव कर दिखाई, जब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि यात्रा आरंभ होगी। क्योंकि यात्रा आरंभ करना इसलिए आवश्यक था कि हमारी आर्थिकी है। राहुल गांधी जी ने भी पहल करी थी केदारनाथ जाकर कि यात्रा आरंभ हो, और मैं समझता हूँ वो यात्रा आरंभ कर हमने दिखा दी जब सब लोग संदेह प्रकट करते थे। महत्वपूर्ण सुझाव अभी नरेशानंद जी ने भी दिए हैं, जयश्री रावत जी ने भी दिए हैं। हम सब ये चाहते हैं कि सुगम और सुरक्षित यात्रा हो। यात्रा के मार्गों पर निरंतर सफाई, शौचालय, पीने का पानी, जाम से मुक्ति, सड़कों के गड्ढे, धूल, ये सब हटाए जाने चाहिए। और जो स्वरूप बनाने जा रही है भाजपा, चाहे केदारनाथ का मास्टर प्लान हो चाहे बद्रीनाथ का हो, हम ये मानते हैं कि वो जो आदि शंकराचार्य ने जो स्वरूप रखा था, जो परंपरागत ऐतिहासिक स्वरूप है, उससे छेड़छाड़ से बचा जाना चाहिए। बिल्कुल। जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उससे ना तो पंडे पुरोहित जो हैं वो संतुष्ट हैं और ना सनातन धर्म से जुड़े हुए वो लोग संतुष्ट हैं जो इस यात्रा को अरसे से देख रहे हैं।
तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जी। और कितने लोगों की धारण क्षमता है, इस पर जय सिंह रावत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। इन तमाम बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, और यात्रा मार्ग के अलावा भी जो सरकार भाजपा की लगातार कहती रही है कि हम अन्य पर्यटन स्थलों को भी विकसित करेंगे, वो पर्यटन स्थल कब विकसित होंगे? 6 वर्ष से आप सत्ता में बैठे हैं। जी। नए पर्यटन स्थल आएंगे तो भीड़ का रुख जरा अलग अलग स्थानों पर होगा। जो लोग सिर्फ धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से चारधाम यात्रा का जो स्वरूप है वो है। उसके अलावा जो लोग घूमने फिरने के उससे आते हैं, अन्य उससे आते हैं, उनको अलग पर्यटन के क्षेत्र यदि मिलते हैं तो हमारी भीड़ जो है वो थोड़ा नियोजित भीड़ हो जाएगी। जो एडवेंचर का के लिए आता है जो पर्यटक, उसके लिए उसको अलग यात्रा का स्वरूप मिलेगा। इस तमाम बिंदुओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार को यदि और सभी लोगों से विचार करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद कोई स्वरूप तय करती है, कोई यात्रा के लिए कोई बिंदु तय करती है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी निरंतर सहयोग करेगी। हम राज्य के हित में सकारात्मक सुझाव देने के लिए और सकारात्मक रचनात्मक विरोध के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल। और इससे पहले मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊं, संजीव वर्मा जी, आपसे 2-3 सवाल ये हैं कि एक तरफ ठीक है कि रोपवेज बन रहे हैं, बेहतरी के लिए काम हो रहा है, पर इस बार की चारधाम यात्रा में वो चीज़ें भी देखी जो शायद इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि जिस टाइम यात्रा चल रही थी उस वक्त भारी बर्फबारी भी हुई, भारी बारिश भी हुई, सड़कें भी खराब हुई थी, कई ऐसे चैलेंजेस थे जो शायद पहले प्रशासन फेस करने के लिए रेडी नहीं था। तो ये एक चैलेंज था। इसको आगे किस तरह से बेहतर किया जा सकेगा? जो अव्यवस्थाओं की बात अभी की गई है, क्योंकि ये बात नरेशानंद जी ने कही कि हम अगली बार भी ऐसे बात कर रहे होंगे, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा? और तीसरा ये कि सतपाल महाराज पर ही सवाल क्यों उठते हैं, जो उनका इतना महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है? देवी जी, देखिए, बारी बारी आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि यात्रा बीच बीच में कई बार रुकानी पड़ी, तो आपदा पर किसी का वश नहीं है और आपदा कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। किंतु सरकार की पूरी एक जिम्मेदारी भी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि जितने भी लोग देश से विदेश से उत्तराखंड देवभूमि पे आए हैं, उनकी सबकी एक एक व्यक्ति की जान माल की हिफाजत करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। और उसके लिए सरकार के द्वारा जब जब भी येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कभी मौसम विभाग के द्वारा घोषित किया गया, तो सरकार ने यात्रा को 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ऐसे करके रोका, ताकि कुछ बाद में आ जाएं किंतु सुरक्षित अपनी यात्रा भी करें और सुरक्षित दर्शन भी हों। तो सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ हम लोग यात्रा को करवा रहे हैं, यात्रा अच्छे से सुनिश्चित हो। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि पूरा लोड केवल चार धाम पे, तो इसी बात को लेके सरकार बहुत गहनता से विचार विमर्श भी कर रही है और मनन भी कर रही है। और अभी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मानस खंड और पूरा कुमाऊं में आए हैं, जागेश्वर धाम गए हैं और ओम पर्वत गए हैं, आदि कैलाश गए हैं, तो कुछ जो नए हमारे श्रद्धा के केंद्र जो अभी तक दुनिया की नज़रों से अछूते थे या बहुत कम लोग उन जगहों के बारे में जानते थे, तो वो एक तरह से पूरी दुनिया के नक्शे पे आए हैं। और मैं सोचता हूँ अगली बार का जो हमारा श्रद्धा का एक जो श्रद्धालु जो अपना आते हैं, श्रद्धा का जो एक टूरिज्म है, हम इसलिए बोल रहा हूँ, तो उसमें जो लोग आएंगे, कुछ लोग चार धाम के लिए भी आएंगे, कुछ लोग जागेश्वर धाम जाएंगे, कुछ ओम पर्वत जाएंगे, कुछ कैलाश, आदि कैलाश जाएंगे। तो मतलब उनके लिए एक विस्तृत आने की और दर्शनों के लिए विस्तृत वो मिल जाएंगे। और दूसरा
आपने कहा कुछ नए डेस्टिनेशन भी डेवलप होने चाहिए, तो हमारी सरकार के द्वारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन उसके ऊपर बड़ा तेजी के साथ काम हो रहा है और बहुत से नए डेस्टिनेशन हम लोग अभी डेवलप किए हैं। जैसे अभी जो हमारा टिहरी झील है, टिहरी झील में 3-4 ऐसे डेस्टिनेशन बनाए गए हैं जो बहुत दूर वहाँ पर खड़े होकर आप पूरी टिहरी झील का आप नज़ारा ले सकते हैं। टिहरी झील में जो ये अपना सी प्लेन चलाने की जो हमारी योजना है और नौकायन की योजना है, तो मैं सोचता हूँ और साथ ही साथ अभी वन विभाग के द्वारा 1257 वन क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहाँ बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है और उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग ललायित रहते हैं। तो सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई है, 1257 डेस्टिनेशन है इस तरह के, और उसमें सरकार ने कहा है कि आप जो स्थानीय जनता है वहाँ की, उन लोगों को हम इसका पूरा मैनेजमेंट देंगे, आप चलाइए, और उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 10% केवल सरकार के पास जाएगा, सरकार के राजस्व में, और उससे जितनी भी आय होगी उसका 90% उन लोगों के अंदर वितरित होगा। मैं सोचता हूँ पलायन को रोकने की दिशा में भी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्टेट जीडीपी को हमने दोगुना करना है, तो उस दिशा में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और पलायन को रोकने की दिशा में भी एक ये मील का पत्थर साबित होगा। जी, शॉर्ट में सर सतपाल महाराज पर भी बोल दीजिए, उन पर क्यों आरोप लग रहे हैं इतने ज्यादा? शुरुआत में भी लगे थे कि सतपाल महाराज कहाँ हैं, अब यात्रा खत्म होने तक भी ये आरोप उन पर लग रहे हैं। देवी जी देखिए, सतपाल महाराज जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और समय समय पर जब भी कभी दिल्ली जाकर कुछ योजनाएं लानी होती हैं, उसके लिए उनको जाना आवश्यक है। कई बार अन्य कुछ अधिवेशन होते हैं, कुछ होता है, तो उसके बतौर कैबिनेट मंत्री तो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। किंतु कांग्रेस को हर चीज के अंदर मीन मेक निकालने की आदत सी बन गई है। ये वही कांग्रेस है जो 4 धाम को का विरोध करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाती है, कांवड़ यात्रा का विरोध करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाती है। ना इनको 4 धाम अच्छा लगता है, न 4 धाम भाता है, न कांवड़ भाता है, क्योंकि भगवा विरोधी हैं। सर ये तो तीर्थ भगवा विरोधी ये भगवा विरोधी है। कांग्रेस पार्टी भगवा विरोधी है। ठीक है, मैं अब फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और सबसे पहले नरेशानंद नौटियाल जी आपके पास आऊंगी। अब फाइनल में आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ ही वक्त बचा है यात्रा खत्म होने के लिए, लेकिन आगामी यात्रा कैसी होनी चाहिए? दिव्यदर्शनी जी, मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता जी को जी, ये कह रहे हैं कि इसका भी विरोध, उसका भी विरोध, उसका भी विरोध, सब चीज का विरोध है, तो ये यात्रा किसकी करवा रहे हैं? और दूसरा जो है, इन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि जो पर्यटन है वो बढ़ेगा और तीर्थाटन बढ़ेगा, तो जो ये सबसे पहले शराब की दुकानें जो सड़कों पे लेकर के और घर के अंदर तक इन्होंने जो शराब नीतियां बना दी है, इसका विरोध कौन करेगा? क्या इसका विरोध करने के लिए तीर्थ पुरोहितों को सड़कों में आना चाहिए या ये राजनीतिक बहस होनी चाहिए? देखिए, हमारा मानना है कि उत्तराखंड एक परंपरागत नारायण से समारंभ हो करके और शंकराचार्य तक की आद्य गुरु जी की जितनी भी परंपराएं हैं वो अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। वो तब बनी रही जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, वो तब बनी रही जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, और आज जब हमारी खुद की सरकारें हैं, वो सरकारें आज जो है ऐसी नीतियां बना रही हैं जिससे हमारे आस्था पर आघात हो रहा है। और आप देखिएगा दिव्यदर्शनी जी, इस वर्ष जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं रही हैं, मैं अभी भी कोट कर रहा हूं, और इस बात को ये समझ लें कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं इस वर्ष रही हैं, ये कितनी भी पीठ थपथपा लें, लेकिन पंडा पुरोहित और वहां का जो तीर्थ यात्री गरीब यात्री था,
अमीर तो पैसा दे करके अपनी सुविधाएं खरीद लाया, जी लेकिन जो गरीब यात्री पैदल जा करके 6 माह पैदल चलता है, वो दक्षिण से, पूरब से, उत्तर से, और उसके लिए रहने के लिए ठीक है। एक शेल्टर तक वहां उपलब्ध नहीं था। तो इस पर बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सुरेंद्र अग्रवाल जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु नरेशानंद जी ने उठाए हैं। और मैं समझता हूँ हमारे प्रिय संजीव वर्मा जी ने भगवा विरोधी और तमाम विरोधी हमें घोषित कर दिया, और पता नहीं क्यों भाजपा ये मानती है कि सारा ठेका जो है भाजपा के पास ही है सनातन धर्म का। और जो नरेशानंद जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म की जो पुरातन परंपराएं हैं उनके साथ भाजपा सरकार निरंतर खिलवाड़ कर रही है। चाहे केदारनाथ के मास्टर प्लान हो, चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, जब पंडा, पुरोहित और तमाम स्थानीय जनता उस बात को नहीं समझ पा रही है, उसका निरंतर विरोध कर रही है, उनमें आक्रोश है जी। तो आप कहाँ सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं? आप तो जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। कभी आपने जो समिति बनाई, मंदिर समिति, उस पर लोगों में आक्रोश रहा, स्थानीय लोगों में आक्रोश रहा। जिस प्रकार से यात्रा को रेगुलेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से यात्रा चलाई जा रही है, उस पर भी मैं समझता हूं विधानसभा चुनाव में हम विकास की बात कर रहे थे, तो उस समय आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे थे? ठीक है सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट का सही जुम्मे की नमाज की बात क्यों कर रहे थे? ठीक, जुम्मे की ठीक है नमाज सर। की बात सर, क्यों सर, कर रहे फाइनल थे? कमेंट का समय है सर, कर प्लीज। रहे थे ना आप लोग। ठीक है सर, आप फाइनल लोग कर कमेंट रहे थे, इसलिए संजीव बोला जी आपके मैंने पास कि आप आऊंगी सर लोग फाइनल भगवा कमेंट के लिए, विरोधी उनका हैं। कमेंट पूरा हो जाने दीजिए। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग भगवा विरोधी हैं। ठीक। रुपए वाला था। ठीक है ये तो सुरेंद्र वो जी, प्लीज जुमला अपना है जब हिटलर को अपना सपोर्ट अपना किया कमेंट करते पूरा थे करें आपकी सर प्लीज। पार्टी के लोग। ये तो वो जुमला है जब आप हिटलर की पार्टी को सपोर्ट करते थे। ठीक। मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है मुझे तो सुरेंद्र जी, प्रिय प्लीज हो अपना आप फाइनल प्रिय कमेंट हो, पूरा करें सर जरा प्लीज। असहमति को सुनने की हिम्मत रखिए, जरा लोगों के विचारों को सुनने की हिम्मत रखिए, जी थोड़ा लोगों का सम्मान करिए, विपक्ष का सम्मान करिए। अगर लोकतंत्र में विश्वास है आपका, जी। अब यदि आपकी आस्था है, जी। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी बात बहुत सम्मान के साथ सुनी है, क्योंकि मेरे आप प्रिय हैं। आपके मुंह से अगर गाली भी मुझे सुननी की पड़ेगी, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। मैं मात्र ये सुझाव हमारे दे रहा हूं। संस्कार नहीं है अपनी सर। आलोचना को सर, ये सुझाव के हमारे रूप में लेना संस्कार चाहिए। नहीं है। ठीक है सर। लोकतंत्र में आलोचना को सुझाव के रूप में लेना चाहिए। मेरे सुझाव मात्र हैं। ठीक है इनको अपनी सरकार तक, अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। ठीक। आप प्रवक्ता के रूप में हैं, मैं तो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में देखता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं सुंदर भविष्य की। पर असहमति को और आलोचनाओं को सुझाव के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष का सम्मान करना सीखिए। अभी आपने बहुत आगे तक जाना है। बिल्कुल। संजीव जी, बहुत शॉर्ट में प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। आप क्या आश्वस्त करेंगे लोगों को कि इस बार से आगे की यात्रा किस तरह से बेहतर होगी? दिव्य जी, देखिए, मैंने कहा कि सरकार पीछे से सीख लेते हुए हम और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, और समय से पूर्व, यात्रा के आरंभ होने से पहले हम लोग एक मैनेजमेंट का जो प्लान बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें जो आने वाली जो यात्रा होगी हमारी 2024 की, उसको हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से सबके सामने लेके आएंगे। और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे स्टेइंग कैपेसिटी की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर, ताकि यहाँ से लोग अभी भी एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज हमने चर्चा की है, 50 लाख का ये आंकड़ा वाकई एक माइलस्टोन है ज़रूर शासन प्रशासन के लिए, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी इसमें हुई हैं जो एक चैलेंज के तौर पर आगे भी प्रशासन के सामने आ सकती है। ज़रूरत उन चैलेंजेस को समझना है, जो यहाँ पर पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो कमियाँ बताई गई हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जो आंकड़ा बढ़ेगा उसको बेहतर व्यवस्था जो है वो प्रदान की जा सके शासन प्रशासन के स्तर पर। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।